Hello students, good morning. Today I am present in front of you and today we will discuss about the fundamental duties, the directive principles for state policy and secularism. In previous video we have already know about the fundamental rights given by our Indian Constitution. But in this video we have till end step by step for our chapter. हम लोग धीरे धीरे अपने चैप्टर के समापन की ओर बढ़ रहे हैं और आज इस लेसन का लास्ट डे है. So in this video we have to discuss about the fundamental duties, the directive principles of state policy and secularism. Okay, so let's start. But before I start today's session, I want to some words in front of you. You all watches videos, you all understand the chapter, but I want you get feedback for me, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम तो यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन आप इसका कोई भी फीडबैक हमें नहीं दे पा रहे हैं, है ना. जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तब तक हमको पता नहीं चल पाएगा कि हमें अपनी वीडियो में क्या सुधारना है, किस चीज को हमको ध्यान में रखना है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे हम इनोवेशन कर सकते हैं. और आप फीडबैक देंगे तो फीडबैक के कारण होता क्या है कि आपके फीडबैक के द्वारा हम लोग चीजों को अच्छे से अच्छे तौर पे, अच्छे से अच्छे रूप में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो आप सबके लिए जरूरी ये हो जाता है कि जिस भी टॉपिक को पढ़ाया जाए उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप अपना कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, चैप्टर या पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया. अगर नहीं आता है तो मैंने आपको बार बार बोला है कि आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. फंडामेंटल ड्यूटीज. Fundamental duties and the fundamental rights are essential for all the citizens of India. Again I repeat, fundamental right and fundamental duties both are very essential need for every Indians. जिस तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया में रहने वाले सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दिया है, ठीक उसी तरह से इंडिया में रहने वाले जो भी सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं, है ना. यानी जब हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में रहने के साथ साथ हमारे ऐसे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनका हमें फॉलो करना चाहिए. ठीक है, तो द फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन added on our Indian Constitution in 1976. Again, the fundamental duties were added to the Indian Constitution by 42nd Amendment in 1976. हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 में ऐड किया गया है. ठीक है, अब यहाँ पे मतलब है अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, है ना. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो भी अमेंडमेंट करते हैं, द आइडिया ऑफ अमेंडमेंट has been taken from the constitution of South Africa. यानी कि हम जो भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करने का हमारे पास जो राइट है, इस राइट का आइडिया हमें कहां से मिला है, साउथ
प्रोसेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है ना। अभी हम बात कर रहे हैं 42nd अमेंडमेंट की। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो 42nd अमेंडमेंट है मींस 42वां संशोधन है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इट मींस 42nd amendment of Indian Constitution is known as a mini constitution of India, and this amendment has been taken on 1976 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। There are 11 fundamental duties given by citizens for the Indian Constitution। भारतीय संविधान ने हम सभी नागरिकों को 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को दिया है। हमने कुछ मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पे लिखा जाए, इसीलिए हमने थोड़ा यानी कि 3 या 4 आपके सामने मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिखा है। चलिए अब इसको वन बाय वन देखते हैं। It shall be the duty of every citizen of India। जब हमको फंडामेंटल ड्यूटी मिली है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस फंडामेंटल ड्यूटी का क्या करें, पालन करें, इसको हम फॉलो करें। ठीक है, हमने अभी आपको बोला कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये 11 है, जबकि फंडामेंटल राइट कितने थे हमारे पास, 6। There are 6 fundamental rights given by Indian Constitution and 11 fundamental duties are given by Indian Constitution। I repeat again and again, fundamental right and fundamental duties both are essential for every citizen of India। It shall be the duty of every citizen of India। जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सभी नागरिकों की ये ड्यूटी बनती है, उन सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करें। फर्स्ट है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो भारत के जो भी आदर्श हैं, आदर्श मींस आइडियल्स, इंडिया के जो भी आइडियल्स है, इंडिया के जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी धरोहर है, उस धरोहर का हमको सम्मान करना चाहिए, पालन करना चाहिए। हमें नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग का आदर करना चाहिए और साथ ही साथ नेशनल एंथम का भी आदर करना चाहिए। हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें भारत के सभी आदर्शों, इसकी विरासत, इसकी धरोहरों, उसके बाद भारतीय ध्वज और भारतीय जो राष्ट्रगान है इसका हमें सम्मान करना चाहिए। सेकंड है चीयर्स एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। Cheers and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom। भारत में जो भी स्ट्रगल्स हुए, जो भी मूवमेंट्स इंडिया में ऑर्गेनाइज किए गए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा, उन सभी पॉलिटिकल लीडर्स का हमें सम्मान करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए एंड उनके लिए चीयर अप करना चाहिए। मींस जैसे महात्मा गांधी ने हमारे इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट को चलाया तो हमें महात्मा गांधी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, महात्मा गांधी का आदर करना चाहिए। उसके बाद हमारे इंडिया में जो भी मूवमेंट्स चलाए गए हो, चाहे वो द बंगाल डिवाइडेशन, सॉल्ट मूवमेंट एंड इंडिया गेट इंडिपेंडेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट हमारे इंडिया में चलाए गए हैं। उन सभी मूवमेंट्स का हमको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड वन इज uphold and protect the sovereignty, unity and dignity of our nation। Again, uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of our nation। means हमें भारत में हमेशा क्या करना चाहिए, जो sovereignty है,
प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। मींस भारत का जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, एकता है, इंटीग्रिटी है, अखंडता है, एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, इस सबको हम क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, इट मींस जब हमारे देश पे कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है ना, अगर इमरजेंसी के समय अगर हमारे देश को हमारी जरूरत है तो हम क्या करेंगे, अपने हितों का ख्याल ना करते हुए हमें अपने नेशन का सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन ड्यूरिंग डेज इन प्रेजेंट टाइम वी ऑल इफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, बट अब हमारे देश में कोरोना वायरस की महामारी फैली है, लेकिन इस कंडीशन में नेशन को हमारी जरूरत है। अगर डॉक्टर कहें कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे, ठीक है, पुलिस वाले कहें कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, है ना, तो ये क्या होगा, बहुत ही गलत है। इसीलिए यहाँ पे हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है अगर हमारे नेशन को हमारी जरूरत है तो हम अपने नेशन की सर्व करेंगे, अपने नेशन में रहने वाले जो भी सिटीजन्स हैं उन सभी सिटीजन्स को हम सर्व करेंगे, उन सभी सिटीजन्स की हम सेवा करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम जरूरत पड़ने के हिसाब से, जरूरत पड़ने के बावजूद अपने देश की सेवा करेंगे और आगे बढ़ के अपने देश का सम्मान करेंगे। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है जिसका नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, मींस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 35 टू आर्टिकल नंबर 51 दिया हुआ है। मींस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 35 टू आर्टिकल नंबर 51 में दिया गया है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये सभी स्टेट अपने लिए अडॉप्ट करती है। मींस इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स को ये राइट दिया गया है कि वो अपने लिए एक फंडामेंटल थ्योरी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को क्रिएट करे। यानी कि जैसे बिहार सरकार है तो बिहार सरकार को भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया हुआ है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे केंद्र सरकार अपना दबाव नहीं बना सकती है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे केंद्र सरकार अपना दबाव नहीं बना सकती है। मींस जो राज्य सरकार ने अपने राज्य के लिए जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत को लागू किया है वो सिद्धांत पे केंद्र सरकार ब्रेक नहीं लगा सकती है। केंद्र सरकार को ये राइट नहीं है कि वो स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ब्रेक करे। ठीक है, इसीलिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को स्टेट अपने लिए फॉलो करता है, जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल नंबर 35 टू आर्टिकल नंबर 51 में किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे इंडिया में आंगनबाड़ी सिस्टम को भी प्रोवाइड किया गया है। आंगनबाड़ी सिस्टम एंड इंडियन हेल्थ सिस्टम एंड इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम, इन तीनों चीजों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। हम चलते हैं सेक्युलरिज्म की जगह। अब सेक्युलरिज्म के पास हम बार-बार आपको कहते हैं सेक्युलरिज्म, सेक्युलर मींस क्या, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, जहां पे किसी एक धर्म की मान्यता ना हो। इन इंडिया वी ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया वी respect many types of religion, we worship many types of gods and
not a fixed religion given by Indian citizens. There were many types of religion, many types of god and goddess are worshipped by the Indian people, है ना। तो सेक्युलरिज्म का मतलब यही है कि हमारे भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोगों को ये राइट है कि वे अपने धर्म का रिस्पेक्ट करें, अपने धर्म का आदर करें, सम्मान करें, अपने गॉड और गॉडेस की पूजा करें। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप फेयर कॉपी बनाएंगे। ठीक है, फेयर कॉपी बनाने के लिए आपको करना क्या होगा कि आप उस लेसन का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, टिक द करेक्ट ऑप्शन हो, मैचिंग हो या ट्रू फॉल्स हो, उन सब चीजों को भी आप अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस को भी आप फेयर कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप अपनी फेयर कॉपी की फोटो 5 तारीख को यानी कि ऑन 5th में आप क्या करेंगे, उस फेयर को आप सबमिट करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो आज के